हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम पलक नारंग है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 10th से। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ सिस्टम जो सर्कुलेट कर रहा हो हमारी बॉडी में। सर्कुलेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। फॉर एन एग्जांपल हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लें, वो भी सर्कुलेटरी है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करवाता है, ब्रेक डाउन करता है बड़े बड़े सब्सटेंसेस का छोटे सब्सटेंसेस में। दूसरी चीज़ हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ये हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो उसमें क्या होता है, यूरिया जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर एक्सेस वाटर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, वो भी एक टाइप का सर्कुलेशन हुआ। और एक सर्कुलेशन की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे वो ऑर्गन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होकर ब्लड के अंदर जाते हैं और दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाते रहते हैं, तो वो भी एक टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। तो हम इन सब बारे में नहीं पढ़ने वाले, ज़्यादातर हम ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि कितने टाइप के बॉडी फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी में। तो बॉडी फ्लूइड कितने होते हैं? एक होता है ब्लड। ब्लड तो सबको पता है, कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, हार्ट, ये सब जगह के अंदर ब्लड फ्लो करता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं लिम्फ। लिम्फ कहाँ फ्लो करता है? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ये भी हमारी बॉडी में एक तरीके की वेसल्स होती है जिनको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, और उसके अंदर फ्लो करता है एक फ्लूइड जो होता है लिम्फ। इसके अलावा और भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, वो टिश्यू फ्लूइड होता है। ये जो तीन फ्लूइड है ये फ्लो करते हैं। इसके अलावा भी और फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एन एग्जांपल हम बात करें साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो बोन्स स्केलेटन के बीच में प्रेजेंट होता है, वो फ्लो नहीं करता, वो वहाँ का वहाँ ही रहता है। एक और एग्जांपल विट्रस ह्यूमर, हमारी आइस के अंदर होता है, जो लेंस होती है और हमारी आइस की एंडिंग होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, वो भी फ्लो नहीं करता, वो भी वहीं का वहीं रहता है, तो वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड नहीं हो। सर्कुलेटिंग फ्लूइड ये होंगे। ये एक और बात हुई। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगी जो कि है, दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जो भी बॉडी होती है जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। क्यों कैपिलरीज प्रेजेंट होती है? क्योंकि ये नाम ऐसा सजेस्ट करता है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी बंद है। बंद है मतलब एक जगह से जा रहा है दूसरी जगह से आ रहा है, वेसल्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, तीनों चीज़ें होती है जिसके अंदर ही ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अब एक और भी तरीका होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज नहीं होती है। जैसे इंसेक्ट्स हो गए तो उनके अंदर ब्लड है ना, ऐसे ही बॉडी के अंदर फ्लो करता है, कोई ऐसे पर्टिकुलर रास्ता नहीं होता उनके पास, कोई ऐसे पाइप नहीं दी हुई होती, पानी इसी के अंदर फ्लो करता है जैसे, तो ब्लड के पास ऐसा रास्ता नहीं होता, तो वो पूरी बॉडी में ऐसे ही फ्लो करता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें वेसल्स नहीं होती है, जैसे कि हमारे अंदर प्रॉपर बंद तरीके से ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये एक और पॉइंट हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि उसका कलर क्या होता है। अगर वो आर्टरी में है तो उसका कलर होता है एकदम ब्राइट रेड।
अगर वो वेन में है तो उसका कलर होता है डार्क रेड। अगर आपको आर्टरी और वेन नहीं पता ना, तो एक छोटी सी चीज़ सुन लो कि ये एक हार्ट है, हार्ट से आर्टरी जाती है ब्लड लेके और सब टिश्यूज़ को पहुंचाती है कैपिलरीज में टूट के, वापस कैपिलरीज बनती है, वेन बनती है और वो हार्ट के अंदर ब्लड पहुंचाती है। अगर आपको आर्टरीज और वेन का मतलब नहीं पता, तो आर्टरी हार्ट से निकलती है, वेन हार्ट के अंदर जाती है और ब्लड सर्कुलेट करती है, और जो बीच में टूटती है वो होती है कैपिलरीज। ठीक है, ये हो गया कलर। दूसरी चीज़, अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो ब्लड का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है। ये कैसे पता चलता है? आपको भी पता होगा, बचपन में पता है जब दांत टूटते तो खून निकलता है तो टेस्ट तो आता ही है ना थोड़ा बहुत, या कभी कट वट भी लगा होता है मुंह में तो खून का टेस्ट आता है, तो आपने पता किया होगा कि वो थोड़ा बहुत सॉल्टी टेस्ट करता है, एकदम खारा जैसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच होती है 7.3 से 7.45, यानी बेसिक। ठीक है, और क्या रहता है इसकी प्रॉपर्टीज में आता है इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम इसकी होती है 5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है एक बॉडी के अंदर। ठीक है, और एक और बात कि ब्लड कभी भी स्टेशनरी नहीं होता, रुकता नहीं है, बस फ्लो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्लड के फंक्शंस क्या क्या। 2 सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है ब्लड, वो होता है ट्रांसपोर्ट और प्रोटेक्शन। एक ट्रांसपोर्टेशन करता है, प्रोटेक्शन करता है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं बात करूंगी डाइजेशन की। सो डाइजेशन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड होता है, जैसे कि सारे न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, वॉट नॉट, सब ट्रांसपोर्टेशन होता है। कहाँ? हमारी बॉडी के अंदर। दूसरी चीज़ ऑक्सीजन, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन हम बाहर से अंदर लेते हैं लंग्स के अंदर, उसके बाद वो ब्लड के अंदर जाता है और फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है ग्लूकोज, ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर ही। और ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है किसके फॉर्म में? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है। तो क्या होता है कि ये लंग्स है हमारे, ठीक है, इसके अंदर से ऑक्सीजन आई, ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन लंग्स से आ गई। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है? आरबीसी होते हैं। आरबीसी के अंदर क्या होता है? इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये आरबीसी है, इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऐसे ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और अपने आप को बदल देते हैं HbO2 में। ठीक है, ये इस तरीके की प्रोसेस होती है। अब ये जो HbO2 का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वो तुरंत वापस ऑक्सीजन में टूट भी जाता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। बट इस जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस तरीके से एक और होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, सेम वो भी लंग्स के अंदर, तो बनाता है HbCO2। इसको बोलते हैं कार्बमिनोहीमोग्लोबिन। इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलना चाहिए ना? नहीं,
इसके अंदर अमीनो ग्रुप भी आता है। ये जो हम इसका अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर अमीनो ग्रुप आता है, इसीलिए इसके नाम में भी अमीनो आता है, ये याद रखना। जैसे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वैसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छी एफिनिटी रखता है, मतलब बहुत अच्छे से कंबाइन होने की शक्ति रखता है। तो वो क्या करता है, अगर आप ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पे वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है और कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई भी सोर्स है जहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है, CO आ रही है, तो वो क्या करता है, तुरंत ही हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है ईजिली, और ये इतना अच्छे से बाइंड करेगा कि वो ऑक्सीजन को बाइंड होने ही नहीं देगा। तो अगर वो बाइंड हो गया हीमोग्लोबिन के साथ तो हमारे पास ऑक्सीजन आएगी ही नहीं, तो फिर दिस माइट लीड टू डेथ। तो जो हीमोग्लोबिन के साथ जो प्रोडक्ट बनता है CO का, उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। Can you see the difference? This has amino, carb amino hemoglobin, and this is carboxy hemoglobin. ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको याद रखना है, एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। इसको तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इजी। एक और बात बोलनी है मुझे कि ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक और प्रोसेस है कि लंग्स के अंदर CO2 को जाना होता है बाहर, तो क्या होता है कि RBC ये है, RBC के अलावा जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो सकता है, वो डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा के अंदर और बाद में लंग्स को दे देता है, या फिर टिश्यूज से एक्सेप्ट कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वो प्लाज्मा के अंदर रह जाता है। दो तरीका हो सकता है, एक तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा जो ऑक्सीजन भी करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के अंदर भी डिसॉल्व हो सकता है। प्लाज्मा क्या होता है, जो भी सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर उसके अलावा जो भी लिक्विड होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, और एक बात, जो चौथा पॉइंट है वो है एक्सक्रीटरी मटीरियल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल कैसे, ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, वो पहले लिवर के पास भेजता है, उसके बाद किडनी के पास भेजता है, वो सब लंग्स के थ्रू जाता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ते हैं, पर लेकिन एक शॉर्ट पॉइंट अगर बता दूं तो ब्लड के थ्रू ही जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो जाता है लिवर और किडनी के अंदर। ठीक है, ये 4 पॉइंट हुए आपके जो ट्रांसपोर्ट का मदद करता है। एक और पॉइंट है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ ब्लड के थ्रू ही होता है। हॉर्मोन्स ब्लड के अंदर चले जाते हैं और पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऑल्सो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी ब्लड का ही होता है। तो मैं एक और पॉइंट लिख देती हूँ, हीट। ये सब ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है जो ब्लड करता है। एक और होता है फंक्शन जो कि मैंने आपको बोला, दैट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का भी फंक्शन करता है। लेट्स स्टडी दैट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटेक्शन के बारे में। प्रोटेक्शन कैसे करता है, सबसे पहले क्लॉट बना देता है। सबसे पहले मतलब अगर कहीं पे भी आपका कट आता है, फॉर एन एग्जांपल फिंगर पे कट आता है, तो वहाँ पे पूरा ब्लड कैसे जम जाता है, दैट मीन्स वो क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्यों क्लॉट हो जाता है, पहली बात तो जितने भी बाहर की जो डिजीज़ है वो अंदर नहीं आने देना चाहिए, जितनी भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है। दूसरा, जितना लॉस ब्लड का हो गया वो चाहता है कि एटलीस्ट और तो लॉस नहीं हो ब्लड का हमारे अंदर से, इस वजह से क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा फंक्शन जो होता है वो WBC करते हैं। क्या करते हैं, जितने भी एंटीजेंस होते हैं हमारी बॉडी में आ जाते हैं उनको एनगल्फ करते हैं, यानी उनको खा जाते हैं, जिस वजह से वो हमारे बॉडी को हार्म नहीं करेंगे। कौन हार्म नहीं करेंगे, एंटीजन।
ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर या तो प्लाज्मा होगा या तो सेल्यूलर कंपोनेंट्स होंगे। सेल्यूलर एलिमेंट्स होंगे। प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है 55 to 60%। सेल्यूलर एलिमेंट्स का कंपोजिशन होता है 40 to 45%। ठीक है। प्लाज्मा के अंदर स्टिल और भी अदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ वाटर। वाटर का परसेंटेज 90 to 92%। 90 to 92, वाह, 90 to 92%। जैसे कि हम सब जानते हैं पानी हर जगह सबसे ज़्यादा होता है, तो प्लाज्मा में वाटर का कंपोजिशन कितना होगा, 90 से लेके 92%, 90 to 92%, ऐसे याद रख सकते हो। दूसरी चीज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का कंपोजिशन होगा 7 to 8%। इसको कैसे याद रखेंगे, एक प्रोटीन और दूसरा प्रोटीन्स, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्रोटीन है, उसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7। प्लूरल प्रोटीन्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8। उस हिसाब से प्रोटीन का कंपोजिशन हुआ 7 to 8%। अगला जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का कंपोजिशन क्या है, 1%। अब एक रीज़न है कि मैंने इनऑर्गेनिक का आई ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 रिप्रेजेंट करता है मैथ्स का, इसको भी वैसा ही लिख देती हूँ। तो अगर ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है तो ये 1 है, 1 मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का कंपोजिशन 1%। अदर्स मतलब इसके अलावा भी और होंगे, वो ट्रेसेस है, मतलब बहुत थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं। सेल्यूलर कंपोजिशन में, सेल्यूलर एलिमेंट्स में एक होता है आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। अगला होता है ब्लड प्लेटलेट्स। जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो ये है प्लाज्मा का कंपोजिशन, ये है सेल्यूलर एलिमेंट्स का कंपोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाला है आरबीसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में पढ़ाने से पहले मुझे एक और बात बतानी है, वो ये है, अगर हम प्लाज्मा में से प्रोटीन अगर निकाल दें तो क्या बचेगा, बचेगा सीरम। प्लाज्मा माइनस प्रोटीन इज सीरम। अब हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी की। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर होता है उसका बाइकनकेव, डिस्क लाइक। कभी सोचा है कि बाइकनकेव डिस्क लाइक क्यों बोलते हैं? मैं बताती हूँ। ये एक शार्पनर है, ठीक है। अगर मैं उसको ऐसे पकड़ूं, ये थोड़ा बहुत आरबीसी के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो ये एकदम फ्लैट दिख रहा है, डिस्क। अगर मैं इसको साइड से पकड़ूं तो ये थोड़ा बहुत बाइकनकेव का शेप दिख रहा है। उसी तरीके की होती है आरबीसी। सामने से देखो तो वो फ्लैट जैसी दिखती है, साइड से देखो तो फिर वो बाइकनकेव हो जाती है, कुछ इस तरीके से। ये सामने का व्यू, ये ऐसा साइड से व्यू, ठीक है। इसका जो डायामीटर होता है, किसका,
आरबीसी का डायामीटर होता है वो होता है 7 माइक्रोन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 7 × 10⁻⁻6 मीटर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, डायामीटर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, छोटी छोटी ऐसे आरबीसीज होती है तो वो ज़्यादा जगह घेर लेती है। दूसरा, इसका इस तरीके का शेप होता है ना, इस वजह से ये कोई भी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है ना उसके अंदर भी घुस जाती है। कैपिलरीज के अंदर घुस जाती है आरबीसी। अब हम काउंट की बात करें तो मेल बॉडी होती है उसके अंदर 5 मिलियन आरबीसीज होती है पर मिलीमीटर क्यूब। फीमेल के अंदर बात करें हम तो 4.5 मिलियन आरबीसीज पर mm³ ठीक है, मेल के अंदर इतनी होती है, फीमेल के अंदर इतनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो ये मैं अगर आरबीसी का स्ट्रक्चर लूँ तो आरबीसी के अंदर स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो इसका बेस सब्सटेंस बोला जाता है, तो इधर स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा के साथ साथ इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा कलरलेस होता है, हीमोग्लोबिन का कलर होता है वो बहुत अच्छा पिगमेंट होता है जो रेड कलर देता है आरबीसी को। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब होता है आयरन। इसका मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। काफ़ी सारे जगह में ऐसा सुना होगा, जब टेस्ट करते हैं ना डॉक्टर के पास तो ऐसा बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम है, या फिर बोलते हैं आयरन आपके अंदर कम है। दूसरा पार्ट है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंटेड होता है स्ट्रक्चर जो आयरन और प्रोटीन से बना होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आता है, मान लो मैं ये टिश्यूज़ बनाती हूँ, ये बहुत हाइपोथेटिक स्ट्रक्चर है, ये टिश्यूज़ हैं, ये कैपिलरीज है। कैपिलरीज के अंदर हम उल्टी बना दें, हमको आर्टरी बनानी है। आर्टरी के अंदर 97% ऑलमोस्ट ऑक्सीजन आता है। उसमें से जो टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है 23%। बाकी सारा वेन्स के थ्रू चला जाता है अंदर। तो इसका मतलब ये कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वेन्स के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्टरीज के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन होता है। ऐसा गलत है। वेन्स के अंदर भी काफ़ी हद तक ऑक्सीजन जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा ही ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज़ को। ठीक है, बस एक ये बात थी। अब नेक्स्ट बात है आरबीसी कहाँ पे फॉर्म होती है। आरबीसी बहुत जो लंबे लंबे बोन्स होते हैं ना, उसके बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो बोन्स के अंदर होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन इधर होता है। अब जो एम्ब्रियो होता है ना, उसके अंदर, ये हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट की बात में लॉन्ग बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है आरबीसी का। एम्ब्रियो की बात करें तो वो होता है या तो लिवर में या तो स्प्लीन में। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें 5 साल के आसपास तक वाले, तो सारे बोन्स के बोन मैरो के, सभी बोन्स के बोन मैरो के अंदर चिल्ड्रन के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है? 120 डेज, मतलब हर 120 डेज में न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब अगर कैलकुलेशन करें तो एवरी सेकेंड
2 million RBCs are destroyed. Every second 2 million RBCs are destroyed. That means 1% of total is destroyed. ठीक है, हमने बात की कि कहाँ पे आरबीसी बनती है और इसकी लाइफ स्पेन क्या है. अब हम ये देखते हैं कहाँ पे आरबीसी की डेथ होती है. आरबीसी की डेथ होती है स्प्लीन में, लिवर में और बोन मैरो में. जब आरबीसी की डेथ होती है तो उसका जो आयरन पार्ट होता है वो लिवर के अंदर ही रह जाता है, वो अपने अंदर ले लेता है, प्रोटीन निकल जाता है. ठीक है, इस तरीके से आरबीसी का डिस्ट्रॉय होता है. अब हम आरबीसी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ई न्यूक्लिएट होता है. क्यों ऐसा होता है कि न्यूक्लियस अगर निकल जाएगा तो स्पेस खाली हो जाएगी, इस वजह से आरबीसी थोड़ा छोटा हो जाएगा. इसी वजह से वो साइड से ऐसे थोड़ा चपटा हुआ होता है क्योंकि अंदर से न्यूक्लियस ना चुका होता है. इसी वजह से वो कैपिलरीज के अंदर जा सकते हैं, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है उसके अंदर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है. दूसरी चीज़ जो नहीं होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया भी आरबीसी के अंदर नहीं होता. इसका भी एक रीज़न है, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी लेता है, ऑक्सीजन लेता है, एनर्जी खाता है. तो अगर आरबीसी खुद ही ऑक्सीजन ले लेगा तो टिश्यूज़ को क्या पहुंचाएगा, तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो वो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पहुंचा सकता है. दूसरी चीज़ जो नहीं होती वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए नहीं होता क्योंकि आरबीसी को प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, एकदम स्टेडी स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना रहता है सेल का, जो हमको नहीं चाहिए, इसलिए उसमें से आरबीसी में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी निकाल देते हैं. अब अगर छोटे बच्चे की बात करें ना, उनके अंदर आरबीसी बड़ों से ज़्यादा होता है. उनके अंदर 6 to 7 मिलियन होते हैं आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब. हमने क्या क्या वैल्यू पढ़ी, मेल में अगर हम देखें तो 5 मिलियन आरबीसीज होते हैं, फीमेल में अगर हम देखें तो 4 मिलियन आरबीसीज होते हैं. ये 3 वैल्यू पढ़ी. एक और वैल्यू हमने पढ़ी कितनी डिस्ट्रॉय होती है, 2 मिलियन आरबीसीज पर सेकेंड. ये हमने वैल्यूज़ पढ़ी 2, 4, 5, 6, 7. 3 स्किप हो गया, ऐसे याद रखो, 2 डिस्ट्रॉय हो रही है. ये मिलियन लिख देती हूँ, फिर बोलोगे कि ये 2, 4, 5 क्या होता है. ये पर mm नहीं आएगा, पर सेकेंड. ठीक है, हमने ये वैल्यू पढ़ी 2, 4, 5, 6, 7. तो चिल्ड्रन में क्या होता है, ज़्यादा होता है, इन्फेंट्स के अंदर आरबीसी ज़्यादा होती है. आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है. कब बढ़ जाता है, या तो प्रेगनेंसी के टाइम पे, या तो इमोशनली कुछ होता है तो, या तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो भी आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है. एक और चीज़ होती है, अगर हम लोग ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल कंसिडर करो 4200 मीटर, ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन बहुत लो हो जाती है, और इस वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है 30% तक, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर टिश्यूज़ को ट्रांसपोर्ट हो पाए. अब एक क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आया हो, तो मैंने एक बात बताई थी कि ऑक्सीजन जो टिश्यूज़ को ट्रांसपोर्ट करता है वो तो सिर्फ 23% होता है. तो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन का वो बढ़ा देना चाहिए बॉडी को, आरबीसी को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है ना. ऐसा नहीं होता, ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, मतलब ऐसे 100% ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता टिश्यू के अंदर, कुछ तो पार्ट ऐसा होता ही है, वो वापस ऊपर चला जाता है. इस वजह से बॉडी क्या करती है, आरबीसी का काउंट ही बढ़ा देती है. आरबीसी का काउंट बढ़ा देंगे
तो फिर एक ही अगर ऑक्सीजन में से एक ही आरबीसी में से 23% ऑक्सीजन जा रही है, तो एक और आरबीसी होगी जिसमें से और 23% जाएगी। ऐसे बहुत सारी आरबीसी होगी तो और जाती जाएगी। उससे भी ज़्यादा हम आरबीसी बढ़ा देंगे तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। इसलिए आरबीसी की वैल्यू बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती बॉडी, इस वजह से आरबीसी की वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो बस आरबीसी का पॉइंट यहाँ खत्म होता है। अब दो ऐसे टर्म्स हैं जो टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए, पॉलीसाइथेमिया एरिथ्रोपेनिया। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ गया, किसी कारण की वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया, दिस मीन्स इंक्रीज, दिस मीन्स डिक्रीज। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया तो दैट मीन्स एरिथ्रोपेनियम। एरिथ्रो यानी एरिथ्रोसाइट्स, पीनिया यानी डेफिशिएंसी। बायोलॉजिकल मीनिंग पीनिया का होता है डेफिशिएंसी, एरिथ्रो यानी एरिथ्रोसाइट्स। इसको कैसे याद रखोगे? पॉली मतलब ज़्यादा, ज़्यादा आरबीसी बनने लग गए तो दैट मीन्स पॉलीसाइथीमिया। एरिथ्रोपीनिया, पीनिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी, एरिथ्रो यानी एरिथ्रोसाइट्स, तो डिक्रीज ऑफ आरबीसी। तो बस आरबीसी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डब्ल्यूबीसी के साथ स्टार्ट करेंगे। और बस आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।